तो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम शुरू कर रहे हैं आज की जो हमारी आंसर की है रीट 2022 शिफ्ट 4 में जो पेपर हुआ है साइंस की ये आंसर की है। तो स्टूडेंट्स हम देखिए समझेंगे एक एक क्वेश्चन को और उसके आंसर को सही टिक भी करेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से जो आपका साइंस ग्रुप शुरू होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका पहला प्रश्न है यौन संचालित रोग का उदाहरण है। तो यौन संचालित रोग जो होता है, देखिए इसका ऑप्शन पहला टीबी है, बी कैंसर, सी गोनोरिया और डी न्यूमोनिया। तो बताइए इसका आंसर जो है, देखिए आपका जो सही आंसर है वो है डी, जिसका गोनोरिया जो होता है आपका यौन संचालित रोग है, जो सेक्सोलॉजिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 122 खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं। खरीफ की जो फसल है वो आपके बरसात के मौसम में बोई जाती है। तो देखिए बरसात के मौसम में क्या बोया जाता है, मक्का बोई जाती है। तो इसका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 123 निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। तो स्टूडेंट देखिए विकल्प आप देखेंगे, स्मृति विधि, मूल्यांकन विधि, प्रक्षेपण विधि और ये कहानी विधि। तो आपको पता होगा सबसे प्राचीन विधि जो गुरुकुल और मठों में दी जाती थी तो वो एक लेक्चर मेथड होता था जिसको हम व्याख्यान विधि कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे व्याख्यान विधि कोई नहीं दे रखी है, तो इसमें दे रखा डी ऑप्शन है आपका कहानी विधि। जो कहानी विधि में क्या होता है कि एक लेक्चर मेथड ही होता है, जो सुनाने वाला सुनाता रहता है और सुनने वाला सुनता रहता है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा डी, कहानी विधि। क्वेश्चन नंबर 124 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। तो देखिए इसके विकल्प दे रखे हैं, ए शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, बी सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और डी सभी विषयों का मूल्यांकन। तो देखिए हम इस पर ध्यान देंगे, ये कह रहे हैं कि व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है। तो व्यापक का मतलब होता है देखिए सभी पूर्ण रूप से उसका मूल्यांकन करना। तो देखिए यहाँ पर जो आपके विकल्प दे रखे हैं, ए शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, बी सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और डी ऑप्शन आपका सभी विषयों का मूल्यांकन। तो देखिए आपका व्यापक मूल्यांकन का मतलब सभी विषयों का मूल्यांकन, तो इसका विकल्प आपका डी सही हो जाता है। तो आप देखिए मिलाते रहेंगे अपने विकल्पों को, जो आप अपना पेपर करके आए हैं ये वही पेपर के क्वेश्चन है जो आपने दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 है कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है। तो आपने देखिए पढ़ा होगा दृश्य जो सामग्री होती है पढ़ने की वो विधि होती है जिसमें कि हम आंखों से देख करके पढ़ते हैं, जैसे प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर क्या है, इसको आप देखिए आप स्क्रीन पर देखते हैं, OHP जिसमें यूज किया जाता है, तो ये दृश्य विधि है। बी है आपका फिल्म स्ट्रिप जिस पर एक पिक्चर चलती है जिसे आप आंखों से देखते हैं। सी है आपका पोस्टर, जिसे पोस्टर को भी आप अपने आंखों से देखते हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है या चित्र बने हुए होते हैं। डी ऑप्शन है आपका ग्रामोफोन। ग्रामोफोन को देखिए आप देखते नहीं है बल्कि क्या करते हैं, किसी से फोन पर बात करते हैं तो कानों से सुनते हैं। तो ये कह रहा है दृश्य उपकरण का सम्मिलित नहीं है। तो आपका आंसर इसमें कौन सा सही होगा, विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को दोगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दें तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का होगा। तो स्टूडेंट देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसके निकालने के लिए F बराबर ma का वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और आप बल को दोगुना करेंगे और इस पे जो लगने वाला है उसको हाफ कर देंगे। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये आपका F बराबर 1/4 आपका आ जाएगा। तो मतलब ये है कि 1/4 ये बन जाएगा। तो इसका विकल्प जो है देखिए सी सही है। क्वेश्चन नंबर 127 लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा। तो आपने जब कभी आइसक्रीम खाते होंगे किसी गिलास में, जब आपको कोई आइसक्रीम वाला देता है तो वहां पर उसमें लकड़ी की चम्मच होती है। तो लकड़ी की चम्मच क्यों दी जाती है, क्योंकि लकड़ी क्या होती है देखिए ऊष्मा की कुचालक होती है। जब कुचालक होती है तो सीधी सी बात है कि उसमें ऊष्मा का चालन संवहन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका विकल्प देखिए 4 दे रखे हैं, इसमें से आपका डी विकल्प सही रहेगा क्योंकि ठंडी नहीं होगा उसका जो दूसरा सिरा है। इसका विकल्प डी सही होगा। ठीक है कुछ स्टूडेंट्स, देखिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की। क्वेश्चन नंबर 128 समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है।
अब देखिए स्टूडेंट, तो आपके समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ये समतल दर्पण की बात कर रहा है, तो समतल दर्पण में जो आपका चित्र बनता है वो काल्पनिक होता है, मतलब आभासी भी होता है, दर्पण के पीछे भी होता है, ये भी बात है, और बिंब के साइज के बराबर होता है, ना कि आवर्धित होता है। तो ये जो सी डी तो विकल्प आपके है ही नहीं, तो इसका विकल्प जो होगा आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 129। स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा होती है। श्रव्यता का मतलब सुनने की जो सीमा होती है कानों की, उसकी बात कर रहा है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन 10 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, HZ का मतलब हर्ट्ज होता है, और ये बी आपका 10 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 2,000 हर्ट्ज, और सी आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स देखिए आपका जो विकल्प होगा ये सी सही होगा। जबकि कानों की जो देखिए एक क्षमता होती है सुनने की, वो हमारी 85 डेसिबल तक होती है मैक्सिमम। अगर 85 डेसिबल से ज्यादा कोई ध्वनि होता है तो वो हमारे कानों के लिए हार्मफुल होती है। तो स्टूडेंट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 130 में आप पूछा है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। एलईडी जो बल्ब आपके चल रहे हैं तो आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर देखिए ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, सिर्फ सीधा इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, विद्युत सेल परिवर्तित करता है। देखिए विद्युत सेल जो होता है वो किसमें परिवर्तित करता है, रासायनिक सेल में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो स्टूडेंट्स इस पे देखिए विकल्प पे ध्यान देंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये भी नहीं है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी आपका ऑप्शन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी नहीं होगा। तो आपका विकल्प डी बच रहा है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। हाँ ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जो विद्युत सेल होती है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में भी परिवर्तित करती है। जब आप किसी माइक पर बोल रहे होते हैं, आपकी इतनी वॉइस तेज नहीं होती है, लेकिन जब आप माइक पर बोलते हैं तो वो आवाज जो विद्युत तरंगों के रूप में निकल करके बहुत काफी लाउडली जाती है। तो इसका विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 132, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो देखिए आप जानते हैं ग्रह जो हमारे पाए जाते हैं, जो भी ग्रह हैं 9, सबसे पास कौन सा होता है, बुध होता है। जब सबसे गर्म ग्रह भी हम बुध को कहते हैं, तो इसका मतलब सूर्य के सबसे पास होता है। बुध के बाद शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र सबसे ज्यादा चमकीला होता है। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। आपने पढ़ा होगा, हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है, भाई बहन और अरुण वरुण हरियाली है। ये ट्रिक होती है। तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी का भाई मंगल को कहा जाता है, और सबसे पास ग्रह सूर्य की होता है। तो इसका विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। तो देखिए आपका ये विश्वसनीयता तो अच्छा मापदंड की बात होती है, वैधता अगर ये वैलिडिटी को सही पहुंचा ये भी सही है, और वस्तुनिष्ठता ये भी अच्छे परीक्षण का मापदंड है, और व्यक्ति परकता ये अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। तो विकल्प डी सही होगा, क्योंकि नहीं में पूछ रहा है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 134, चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है। अब ये कह रहे हैं कि चावल की जो सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में जो प्रयुक्त प्रक्रम होता है स्टूडेंट्स, इसको हम ध्यान देंगे। जब आपका चावल की खेती धान की पक जाती है तो क्या काम किया जाता है, हमेशा देखिए एक तो काम होता है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब जो मशीन से थ्रेश किया जाता है, जैसे गेहूं होता है, कटने के बाद में उसको भूसा अलग कर दिया जाता है, बाहरी अनाज अलग कर दिया जाता है। लेकिन धानों को हम हाथ के द्वारा भी झाड़ते हैं, तो अब और धान थ्रेशिंग भी होता है। तो इसका विकल्प देखिए, एक तो हस्त चयन भी कह रहा है, जबकि हाथ से झाड़ा भी जाता है, तो ये भी विकल्प हमारे लिए हो सकता है। और थ्रेशिंग की अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है। तो मैं जो जाऊंगा देखिए विकल्प के साथ में, बी के साथ में ज्यादा जाऊंगा। और जब आपका आंसर किया आएगा तो आप देख सकते हैं कि हस्त क्या इसमें कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। ये डाउटफुल थोड़ा सा क्वेश्चन है आपके लिए भी। 135, समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रिया में प्रयुक्त एक पद है। तो आपको पता होगा, जब समुद्री जल से नमक बनाया जाता है वहां पर छोटी छोटी क्यारी बना दी जाती है, समुद्र के जल को उसमें भर दिया जाता है, जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो इसके लिए देखिए कौन सा सही विकल्प होगा, तो इसमें विकल्प सी सही होगा, वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 136,
चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलामाइन विलयन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर गए होंगे, हो सकता है इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा कैलामाइन सॉल्यूशन, इसको इसने आपके लिए निकाल दिया है। जब कैलामाइन विलयन की बात कर रहा है तो कैलामाइन देखिए एक अयस्क भी होता है, किसका, जिंक का होता है। तो हम समझ जाएंगे क्या होगा इसका विकल्प, जिंक कार्बोनेट होगा। जबकि स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर जब चींटी काटती है तो वो एक फॉर्मिक एसिड छोड़ती है जिसकी वजह से खुजली सी मचती है, कुछ हल्का पेन सा होता है। तो जब एसिड है तो हम क्या करते हैं, उस पर मोस्टली क्षार का लेप करते हैं, जिससे कि क्षार अम्ल से क्रिया करके उसको उदासीन साल्ट में बदल देता है। लेकिन ये कैलामाइन सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। तो विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है। तो ये तो आपको पता होगा अम्ल के लिए कौन से होते हैं। तो अम्ल के लिए सीधा सा ऑप्शन है सी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 138, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो प्रकार की प्लास्टिक होती है, एक तो थर्मोसेटिंग होती है, एक थर्मोप्लास्टिक वो होती है जिसका हम रीयूज कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जिसको एक बार बनाने के बाद उसका रीयूज नहीं कर सकते, जो एक बार बन गई तो वो बन गई। तो इसका विकल्प देखिए आपका जो डी विकल्प दे रखा है, बेकालाइट और मेलामाइन, ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो आपका डी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है हमारा, किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीयमान वाला ईंधन है। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें ध्यान देना, देखिए इसका ऑप्शन सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल और हाइड्रोजन। ये एलपीजी आपका जो घर में यूज होता है सिलेंडर, एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कैल्शियम नेचुरल गैस होता है, ये पेट्रोल और हाइड्रोजन गैस है। तो इसका विकल्प देखिए कौन सा सही होगा। देखिए हाइड्रोजन बम भी बहुत ज्यादा ऊष्मीयमान काम करता है। आपने देखा होगा जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान जो होता है वो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है और उसकी ऊष्मामान बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम गाड़ियों की बात करें जिसमें गाड़ियां चलती हैं तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल, क्योंकि हवाई जहाज उड़ता है तो किसका यूज होता है, उसमें पेट्रोल होता है। सीएनजी इतनी क्या नाम है, इसका ऊष्मीयमान इतना नहीं होता, ना एलपीजी का होता है। तो मैं जो देखिए विकल्प के साथ जाऊंगा, इसमें पेट्रोल के साथ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल का ऊष्मीयमान भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन का भी होता है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स देखिए इसमें डाउट रहेगा इस प्रश्न में। तो और इस प्रश्न को जब आपकी आंसर की रियल आंसर की आएगी वहां पर आप इसका मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का प्रकार है। तो इसके देखिए ऑप्शन देखिए श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन और डी ऑप्शन है आपका क्रियात्मक साधन। ये आपको पता होगा जब कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपका प्रैक्टिकल करने के लिए जाता है तो वो क्या करेगा, वहां पर अपने क्रिया ही करेगा, कुछ न कुछ काम करेगा, खाली देखेगा भी नहीं, खाली सुनेगा भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा, क्योंकि वो अपने हाथों के द्वारा करता है लैब के अंदर जब जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 141, किस समूह में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। ये कह रहे हैं कि एक कोश के यूकैरियोटिक जीव जो सम्मिलित किए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो देखिए आपका विकल्प बी है, प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 142, निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल और फीमेल एक जगह आपस में मिलन करते हैं, मिलन करने के बाद में जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये आपको पता होगा। तो इसके अंतर्गत जो विकल्प इसका सही होगा, किसका निर्माण होता है, वो भ्रूण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 143, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट होता रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी होती है, जल की भी होती है। तो ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन इससे उत्पन्न होती है, लेकिन ये इसकी आवश्यकता नहीं होती है इसके प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो विकल्प इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144, पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। तो स्टूडेंट जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है आपको पता है, तो इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, जब ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में विघटन होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका विकल्प सी सही होगा। 145,
सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया था? तो देखिए इसका विकल्प तो आराम से आप पहचान भी सकते हैं कि इसमें आपका रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, कैमिलो गोल्जी नाम ऑलरेडी दे रखे है जो गोल्जी से जुड़ा हुआ है, तो इसका विकल्प तो बगैर देखे आप कर सकते हो, इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? तो इसमें कह रहा कौन सी जीवाणु से होती है जो काली खांसी होती है? तो ये स्टूडेंट्स देखिए वो बॉर्डीटेला पर्टुसिस एक जीवाणु होता है जिसके द्वारा ये काली खांसी होती है, तो इसका विकल्प आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 147, मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर देखने वाली बात है जो श्वेत ग्रंथि होती हैं वो स्टूडेंट एपोक्राइन और एक्राइन दो प्रकार की होती हैं। अब विकल्प में देखा ये सभी है, तो यहाँ हम आप सोचेंगे एपोक्राइन भी है, एक्राइन भी है, दोनों प्रकार तो हो गए, तो होलोक्राइन भी इसमें दे रखा है। तो होलोक्राइन का काम होता है शरीर से किसी चीज को पृथक करना, जैसे पसीना और ये निकलता है आपके बॉडी से तो उसको पृथक करना, तो इसका विकल्प आपका डी सही होगा। अभी तक स्टूडेंट्स अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियोस होंगे आपसे रिलेटेड वो आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 148, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी को आपको पता होगा कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, ये तो सीधा है। रतौंधी रोग विटामिन ए से होता है, बेरी विटामिन बी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, तो इसका विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 149, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? अब ये कह रहा मुकुलन द्वारा होता है, तो देखिए अमीबा में तो द्विखंडन द्वारा होता है, इसमें बहुखंडन द्वारा होता है, तो आपका विकल्प इसका बी सही होगा, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 150, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? तो देखिए अंडाशय में जो हार्मोन होता है जो अंडाणु के मैच्योरेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, तो वो आपका होता है FSH। कौन सा होता है? FSH। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और अपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि आपके साइंस में कितने मार्क्स आए हैं। ओके, थैंक यू।